ऑन है, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आपका अपना सुमित सर, और आज हमने, जैसे कि आपको पता, हमारे चैनल पे पोस्ट में मैंने आपको सुबह सुबह 10 क्वेश्चन दिए थे बेटा, और इन 10 क्वेश्चंस को जो है आपको सोल्व करना था। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इन 10 के 10 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसकी वीडियो मैं इवनिंग में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये रही आपके सोल्यूशन की वो वीडियो, ठीक है, जिसका आप सबको इंतजार था बेटे। ये जो 10 क्वेश्चन है बेटे जो मैंने पोस्ट में दिए थे, ये स्पेशली रिलेटेड है बेटे, अपना एक टॉपिक होता है टेंस, ठीक है। ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन टेंस से जुड़े हुए थे भाई, टेंस के क्वेश्चन से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए बेटा, माई टीचर सेड टू मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स वर नॉट गोल्ड। तो इस लिखे गए क्वेश्चन में कुछ एरर है और आपको वो एरर बतानी थी बेटा। और एरर का डिटेक्शन तब आप कर पाओगे जब आपने टेंस के टॉपिक को बड़ा अच्छे से पढ़ा हो। अब बड़े अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है बेटे, आप इस सेंटेंस में यहां से देखना, ये लिखा हुआ ऑल दैट ग्लिटर्स, हर जो चमकने वाली चीज है वो सोना नहीं होती। ये जो इतना इतना स्टेटमेंट है बेटे, ये एक प्रोवर्ब होता है बेटे, इसको हिंदी में कहते हैं कहावत। और जो कोई भी प्रोवर्ब आपको मिलती है तो इसका टेंस हमेशा फिक्स होता है बेटे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या होता है बेटे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर आप देखिए इन्होंने वर लिखा तो वर अपना एरर में चला गया। आंसर बेटे इज के साथ लिखिए भाई, आंसर किसके साथ लिखिए? इज के साथ। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो ये पहले क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। और यहां से एक रूल आप सब अपने लिए बना लीजिए कि प्रोवर्ब यानी कहावत जो होती है बेटे, ये हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें लिखी जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। इसमें कहता है एन अपॉर्चुनिटी अराइज एंड ही डिसाइडेड टू टेक द जॉब इन ब्रुसेल्स। तो यहां पर देखिए एंड एक कंजक्शन है, इसके एक तरफ हमें मिला प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, एक तरफ हमें मिलता है बेटे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। इस पूरे स्टेटमेंट की अगर आप टाइमिंग देखिएगा तो ये बात रिपोर्टिंग टाइम की नहीं, अराइज होना, और उसने डिसाइड किया कि वो ब्रुसेल्स में जॉब करेगा, ये डिसीजन लेना, ये सारी घटनाएं पास्ट की हैं बेटा। अगर पास्ट की हैं तो डिसाइडेड में तो कोई एरर नहीं है बेटे, आप अराइज में एरर बनाएंगे। यहाँ पे अराइज की सेकंड फॉर्म आएगी बेटे अरोज, अराइज की सेकंड फॉर्म अरोज, ठीक है। तो यहाँ पर एरर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे इतना आसान कैसे होता है चीजें समझना। बेटे आपकी लगातार प्रैक्टिस से आपको ये सब चीजें आसान लगेंगी। प्रैक्टिस कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। ये एंड जो शब्द होता है ना बेटे, एंड, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है भाई, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है बच्चे, याद रखना। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन की खास बात होती है बेटे, इनके दोनों तरफ का जो स्ट्रक्चर है ना वो हमेशा सेम आता है। इनके दोनों तरफ का स्ट्रक्चर क्या आता है? सेम। एक तरफ नाउन, दूसरी तरफ नाउन, एक तरफ सब्जेक्ट, दूसरी तरफ सब्जेक्ट, एक तरफ ऑब्जेक्ट, दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट। एक तरफ अगर वर्ब है तो दूसरी तरफ भी बेटा वर्ब ही आएगी, याद रखना। अब वर्ब में भी आपको जो है वो रैंक बराबर करके चलना होता है, या तो दोनों एक्टिविटी प्रेजेंट की होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में जाएंगी, या दोनों पास्ट की होनी चाहिए बेटे तो सेकंड में चली जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात होती है बेटे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको प्रेजेंट की एक्टिविटी कह नहीं सकते कि अब उसने डिसाइड किया है, अब अपॉर्चुनिटी आई। जब अपन इस घटना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब वो एक्टिविटी नहीं है बेटे, एक्टिविटी उससे पहले हुई है जब हम इस घटना का जिक्र कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें बेटा पास्ट में हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है शी आस्क्ड मी वेयर हैड आई गॉन फॉर डिनर विद माय फियांसे। ये क्वेश्चन अधूरा है, थोड़ा सा अधूरा लिखा बेटे, विद माय फियांसे। तो इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहां पर। ये अगर आप लोगों ने देखो, वैसे तो टेंस का क्वेश्चन है लेकिन इसमें नरेशन का एक छोटा सा लॉजिक लगा हुआ है बेटे। वो लॉजिक क्या कहता है ध्यान दीजिए। नरेशन में मान लो हमने एक क्वेश्चन आया, सुनील सेड टू मी हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, देखो सबसे पहले सुनील है, सेड गया बच्चे किसमें? आस्क्ड में। क्यों गया? क्योंकि सुनील ने मी को इंटेरोगेट किया।
सुनील ने मी को क्या किया, इंटेरोगेट। अब कोमे सॉरी आस्क्ड के बाद इंटेरोगेट किसको किया, मी को, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब कोमे हटाने के लिए बेटे वर्ड आ गया हाउ। इसके बाद आप याद रखना बेटे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब भी आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्ट में जब जाएगा ना तो उसकी वर्डिंग हमेशा सिंपल होनी चाहिए बेटा। और सिंपल वर्डिंग का मतलब सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप उसकी हेल्पिंग वर्ब जो या कोई मॉडल अवेलेबल है वो लिखेंगे, फिर आता है बेटे मेन वर्ब, और लास्ट में आएगा बच्चे उसके ऑब्जेक्ट। ये आपको पैटर्न अच्छे से समझना होगा बेटे। ये एक सिंपल पैटर्न होता है जो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा यूज करना चाहिए। इनडायरेक्ट इंटेरोगेशन पैटर्न आप लागू करेंगे तो सेंटेंस में एरर बना रहेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए कॉमे हट गया बेटा किससे, हाउ से। हाउ के बाद अगर आप देखें आप आर को ट्रीट नहीं करेंगे बेटे, आप सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए आपको। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। यू किसके अकॉर्डिंग आया, मी के अकॉर्डिंग, तो क्या है आई। इज ए मार गया बेटे वॉज या वर में। तो आप देखिए हेल्पिंग वर्ब बाद में होगी और सब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, पहले होगा। जिस बच्चे को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दे बेटे। वेहर के बाद इन्होंने हेड लिखा और आई लिखा, ये यहाँ पे गलत है बेटे। पहले आई आएगा और फिर आपको हेड लिखना पड़ेगा बेटे, क्योंकि इंटेरोगेशन जो है वो डायरेक्ट हो सकती है। इनडायरेक्टली इंटेरोगेशन का कोई पर्पस नहीं होता बेटे, उसको आप सिंपल नरेट कर रहे हो तो सिंपल पैटर्न लगाइएगा, इसमें पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा। इसमें कहा गया शी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाय 3 इयर्स, कि उसने 3 साल में एक भी नॉवल नहीं लिखी। तो इस क्वेश्चन को बड़ा इजी है बेटे आंसर करना। ये बड़ा इजी क्यों मैं कह रहा हूं, आपको बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आप उस छोटी सी बात को पहुंचिएगा, उस तक पहुंचिएगा बेटे। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको टाइम नजर आए बेटे, क्या नजर आए, टाइम, तो टाइम को बेटा 2 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चे। या तो आप टाइम को बना सकते हो एज अ पॉइंट, या फिर टाइम लिखा जाता है बेटा ड्यूरेशन की तरह। या तो बेटे टाइम पॉइंट बनता है या बनता है टाइम ड्यूरेशन। अगर टाइम को बच्चे उन्होंने पॉइंट बनाया है, पॉइंट कैसे बेटा, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 AM, मैंने लिखा 5 AM, मैंने लिखा 8 AM, तो ये जो 3 मैंने लिखे ना, ये तीनों क्या है बच्चे, टाइम के पॉइंट्स हैं। तीनों क्या है भाई, टाइम के पॉइंट्स। अगर मैं इन 3 और 5 के बीच की बात आपको करके बताऊं, यहाँ पे 3 बजे और 5 बजे के बीच में बेटा 2 आवर्स का गैप होता है। कितना गैप होता है, 2 आवर्स। यहाँ पे 5 AM और 8 AM के बीच में बेटे 3 आवर्स का गैप होता है। अगर मैंने 3 AM लिखा है तो डायरेक्ट पॉइंट, 5 AM लिखूंगा तो वो भी पॉइंट, 8 AM लिखूंगा तो भी पॉइंट। लेकिन मैंने लिखा बेटे 2 आवर्स, मैंने लिखा 3 आवर्स। अब 2 आवर्स क्या होता है बेटे, ड्यूरेशन। 3 आवर्स क्या होता है बच्चे, ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये बात तो आपको ये समझाने के लिए थी कि किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम ऐड होगा तो 2 तरीके होंगे बेटे, या तो टाइम पॉइंट बनेगा या फिर टाइम बनता बच्चे ड्यूरेशन, ठीक है। अब रही बात हमारे क्वेश्चन से क्या लेना देना, क्वेश्चन से लेना देना ये है बेटे, अगर टाइम को पॉइंट की तरह लिखा जाए तो उससे पहले हमेशा सिंस का प्रयोग होगा बेटे, और टाइम को अगर ड्यूरेशन बनाता है तो उससे पहले फॉर इस्तेमाल करना चाहिए। 2 प्रीपोजिशंस जो है हम टेंस में यूज करते हैं टाइम को डिनोट करने के लिए, सिंस या फॉर, ठीक है। हिंदी में आपने सुना होगा निश्चित समय, अनिश्चित समय, वो बातें आप छोड़ दीजिए बेटे। जैसे मैं टेंस आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी कि निश्चित अनिश्चित समय नहीं होता, कुछ और होगा यहाँ पे। फिलहाल मैं आपको ओरिजिनल पॉइंट तक पहुंचाऊं। टाइम अगर रिप्रेजेंटेड है बेटे पॉइंट की तरह तो सिंस लिखिएगा, टाइम अगर ड्यूरेशन है तो बेटा क्या लिखना चाहिए, फॉर। और अब इस वापस क्वेश्चन पर आइए बेटे, आप यहां पर देखिए इन्होंने 3 इयर्स लिख दिया। अब 3 इयर्स जो है वो टाइम का एक ड्यूरेशन होता है बेटे, क्या होता है, टाइम का एक ड्यूरेशन। उसको बाय से नहीं लिखना बेटे, उसको सिंस से लिखना है। तो यहाँ पर ये एरर था बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 4 का एरर था बच्चे अपना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, एक स्टेटमेंट में कहा गया है मिसेस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, कि इस समय, देखो इस समय का मतलब बेटे जब आप इस घटना की रिपोर्टिंग कर रहे हो ना, रिपोर्टिंग टाइम पर ही मिस पूजा जो है वो बहुत बिजी है। फिर जिसको भी स्टेटमेंट कही ना उसने रिप्लाई दिया कि ऑल राइट, ठीक है,
आई हैड बीन वेटिंग, तो ये हैड बीन वेटिंग जो है ये गलत हो जाता है बेटे यहाँ पर, क्योंकि ये पास्ट में चलेगी बात। अब वो बिजी अब हैं, तो इंतजार भी कब चल रहा है बेटे, प्रेजेंट में, तो हैड बीन गलत होगा बेटे। इस हैड बीन को हटा के लिखिए आई एम वेटिंग, क्योंकि ये एक ऐसा एक्शन है जो रिपोर्टिंग टाइम पर प्रोग्रेस में है। रिपोर्टिंग टाइम पर क्या बेटे, प्रोग्रेस में। ठीक है, देखो रिपोर्टिंग टाइम पर प्रोग्रेस में होने का मतलब क्या होता है बेटे, मैं आपको समझाता हूं पहले, क्योंकि अपना मकसद ये क्वेश्चन सोल्व करना सिर्फ ये क्वेश्चंस तक लिमिटेड नहीं है, इन क्वेश्चंस के थ्रू इनमें जो पैटर्न काम कर रहा है उस पैटर्न की बात हमें करनी है बेटा, ध्यान दो। सबसे पहले टाइम डिसाइड करता है बेटे टेंस को, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। एक एक्शन पे दो टाइम पॉइंट काम करेंगे बच्चे, एक होता है इसका रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब वो समय का बिंदु जब आप उस घटना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और रिपोर्टिंग सभी एक्शंस की हमेशा कब होती है बेटे, प्रेजेंट में होगी। इस बात को बखूबी आप याद रखिएगा, रिपोर्टिंग टाइम हमेशा क्या होगा बच्चे, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में मुझे कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, फिर उसने रीजन बता दिया हो, या मैं अपनी स्टेटमेंट दूं कि ठीक है मैं इंतजार कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर वो जो वेट करना है बेटे आई का, वो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या है बच्चे, प्रोग्रेस पर है। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या है ये, प्रोग्रेस पर। तो इसके चलते कोई भी एक्शन जो रिपोर्टिंग टाइम पर प्रोग्रेस में आपको मिलता है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखना होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का साफ साफ मीनिंग होता है बेटे इज, एम, आर प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म अवेलेबल है उसकी बेस फॉर्म के साथ क्या लगाएं बेटे, आईएनजी का यूज होगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए बेटा, इसने कहा इन द प्रिमिटिव ओशियंस लाइफ बिगिंस नियरली 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो इस क्वेश्चन को यहां से फिर से देखिए बेटा, अपनी टाइमलाइन फिर से आपकी हेल्प करने वाली है। हम ये बात कह रहे हैं बेटा प्रेजेंट में, और एक एक्शन हुआ था कि जीवन की शुरुआत हुई है, तो यहाँ पे एक बिगिंस वर्ब आपको नजर आएगी। फिलहाल ये जो वर्ब लिखी है बेटा ये फर्स्ट फॉर्म में है, और फर्स्ट फॉर्म तब तक वैलिड है जब तक बात सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहती है। ठीक है, बात कब तक रहे, प्रेजेंट तक। लाइन के मुताबिक जीवन की शुरुआत हुई कब थी बेटे, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। एगो का मतलब होता है बेटे, इस एगो शब्द के बारे में लिख लीजिएगा बच्चे, काम आएगा आपको। एगो का मतलब होता है बेटे बैक फ्रॉम प्रेजेंट। एगो का मतलब है बेटे बैक फ्रॉम प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट से एक पॉइंट पीछे जाएंगे हम लोग। तो इस प्रेजेंट के रिपोर्टिंग टाइम से 3.5 बिलियन साल पहले जो है वो लाइफ की शुरुआत होती है। तो लाइफ की शुरुआत होना ये प्रेजेंट की घटना नहीं है बेटे, ये पास्ट की घटना है। इस पॉइंट का नाम होता है बेटे ओनली पास्ट। क्या नाम होता है इसका, ओनली पास्ट। और ओनली पास्ट का सीधा सीधा मतलब होता है बेटे वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो भी वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म में लिखिए। तो बिगिंस जो लिखा वो गलत है बेटे, इसमें लिखिए बिगिन। बिगिन जो वर्ब है यहाँ पे राइट होगी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला क्वेश्चन आता है बेटे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शी डिडंट न्यू दैट आई वॉज आउट फॉर सम अर्जेंट वर्क। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, देखते ही समझ में आ जाता है। जिस किसी ने इस क्वेश्चन पढ़ा होगा आई थिंक उसने बड़ा ईमानदारी से और बड़ा जल्दी इसने जो है इसका आंसर किया होगा बेटे। आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए भाई। कौन सी चीजें बेटा, अगर आपके सेंटेंस में डू है, डज है, ठीक है, डिड है, या फिर कोई भी मॉडल हो, क्या हो बच्चे, कोई भी मॉडल, तो इन चार चीजों के जस्ट आफ्टर जो पहले वर्ब आप लोग अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म में होनी चाहिए बेटा। कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए बेटे, बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं बेटे, ध्यान दो। एक वर्ब की बेसिकली 4 फॉर्म्स की स्टडी होती है बेटे, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, बच्चे ज्यादातर रटे होते हैं कि 3 फॉर्म होती है, फिर वो आईएनजी वाली को अलग मानते हैं या जो कुछ भी, मतलब आपको जो चीजें हैं वो लॉजिक के तरीके से समझ में आनी चाहिए, सीखनी है। वर्ब की फर्स्ट जो है वो 2 फॉर्म्स में होती है बेटे। एक होती है वर्ब की बेस फॉर्म, क्या होता है बच्चे, वर्ब की बेस फॉर्म। एक होता है वर्ब की बेस फॉर्म की जो स्पेलिंग है उसमें आपको ऐड करना होता है बेटे एस या ईएस। जैसे प्ले है तो प्लेज में चेंज होगा, गो से गोज, डू से डज, बिगिन से बिगिन्स, ऐसे। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ का मतलब होता है बेटे वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर दिया जाए, और वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी सिर्फ कॉन्टिन्यूस में होगा।
परफेक्ट की बात करनी हो तो थर्ड फॉर्म लेकर आया करो, इंडेफिनिट पास्ट हो तो सेकंड, और इंडेफिनिट प्रेजेंट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटे। ऐसे ही ध्यान रखना, डू, डज, डिड या कोई मॉडल अगर है, उनके बाद जो पहली वर्ब आएगी वो सिर्फ बेस फॉर्म होनी चाहिए बेटा, ना तो वहां एस या ईएस वाली वर्ब एक्सेप्ट होगी, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। तो यहां पर आप देखिए, आपको न्यू लिखकर इसने दिया, वही एरर बन गया बेटे, क्योंकि नो की सेकंड फॉर्म होता है बच्चे, नो की सेकंड फॉर्म होता है न्यू, तो यहाँ पे बेस फॉर्म के रूप में सिर्फ नो लिखिएगा, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा बेटे। उम्मीद करता हूं ये 7 क्वेश्चन आप सबको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन कहता है बच्चे, शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। तो यहां पर 2 एक्शन हुए बेटा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बच्चे 2 एक्शन हुए हैं, और वो 2 एक्शन क्या है बेटे, वो 2 एक्शन बड़े सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाए गए हैं, उसके लिए आप टाइमलाइन बनाएंगे तो बड़ा इजी रहेगा। सबसे पहले देखो रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग टाइम मैंने कहा था हम उस समय बिंदु को कहते हैं जब हम उस घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो जिक्र हम सब मिलकर अभी कर रहे हैं। हम जब जिक्र कर रहे हैं तो उसमें 2 एक्शंस की बात हुई है बेटा, एक एक्शन है ही ने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी, लेकिन ये बिफोर के बाद लिखा है बेटे, बिफोर के बाद लिखने का मतलब ये काम बाद में हुआ, उससे पहले एक और कंप्लीट था बेटे। तो 2 एक्शन इस प्रकार से पास्ट में हुए हैं बेटा, यहां पे अपोलोजाइज होता है, माफी मांगी जाती है, और यहां पे होता है बेटे रिजाइन करने का काम, ठीक है। पास्ट में 2 एक्शन आए, दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, एक पहले हुआ और दूसरा उसके बाद, और तीसरे नंबर पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब ध्यान रखने लायक बात क्या है बेटे, आप प्रेजेंट से एक पॉइंट अगर पीछे जा रहे हो ना, इस पॉइंट का नाम होता है बच्चे ओनली पास्ट। ओनली पास्ट का सीधा सीधा मतलब है बेटे, जो भी वर्ब अवेलेबल हो उसको सेकंड में लिख देना। तो यहाँ पे आप देखिए अपोलोजाइज्ड लिखा, वो तो बिल्कुल सही है, यहां तक कोई एरर नहीं है। इस पॉइंट की हम बात करें जिस पॉइंट पर रिजाइन होता है, जिस पॉइंट पर क्या होता है बेटे, रिजाइन होता है। रिजाइन होने का पॉइंट जो है ये देखो, पास्ट तो यहां तक आ गया था, और ये पास्ट के भी और पास्ट में आप लोग चले आए हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बेटे पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। तो ये पास्ट ऑफ पास्ट का जो कंसेप्ट होता है बेटे, इसका सीधा सीधा मतलब होता है हेड के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने हेड रिजाइन लिखा है, बस क्या लिखा हुआ इन्होंने, हेड रिजाइन। रिजाइन एक फर्स्ट फॉर्म है, रिजाइन कैसी फॉर्म है बेटे, फर्स्ट फॉर्म है। आप इस फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं करेंगे, आप इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे रिजाइंड लिखने से आंसर क्या होगा बेटे, सही होगा, ठीक है। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, इसने कहा आई हैवंट सीन सॉरी सा योर सिस्टर सिंस शी केम टू दिस सिटी, कि मैंने तुम्हारी बहन को नहीं देखा जब से वो इस शहर में आई है। तो एरर बड़ा सिंपल है बेटे, ये जिसको भी वर्ब भी याद है ना नॉर्मल सी, तो 2-3 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तो वहीं से निकल सकता आपका। आपको अगर हैज या हैव के बाद या फिर हेड के बाद अगर वर्ब अप्लाई करनी है तो हमेशा याद रखें बेटे, ये वर्ब कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए बेटे, थर्ड फॉर्म में। इन्होंने लिखा हैव के बाद SAW, ये सा होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा बेटे, सी, और थर्ड चाहिए तो क्या लिखिए बच्चे, सीन। तो ये थर्ड फॉर्म जो है वो सीन से लिखनी चाहिए बेटे, तो सा लिखना अपने आप में एक एरर बन गया बेटे, यहां सीन लिखिए, क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे, कि एलिना जो है वो ट्रेवल कर रही है, कब से बेटा, यस्टरडे से। कब से ट्रेवल कर रही है भाई, यस्टरडे से। तो ध्यान दीजिए बेटे, आपको वैसे तो बेसिक एक रट्टा भी चलता है स्टूडेंट्स के बीच, लेकिन हम इस रट्टे के सख्त खिलाफ हैं बेटे। मैं जब टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मेरे चैनल पर तो ये सारी चीजें डिटेल से सिखाऊंगा। यहाँ आपको सिंस के बाद टाइम मिल रहा है बेटा, क्या मिल रहा है, सिंस के बाद टाइम। सिंस के बाद टाइम मिले तो 2 स्टेट में हम बात कर सकते हैं, या तो परफेक्ट में बात हो सकती है बेटा, या फिर बात होगी बेटे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या तो बात परफेक्ट में होगी या फिर बात होगी बच्चे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। परफेक्ट में बात होगी कब, जब या तो रिजल्ट अवेलेबल हो जाए कि उसने कितना ट्रैवल कर लिया, ये बताया होता है कि उसने 10 देशों को ट्रैवल किया, उसने 20 शहरों को ट्रैवल किया, कुछ ऐसा करके हमें अगर रिजल्ट अवेलेबल करवा देता तो हम बात को लिखते बेटा परफेक्ट में।
दूसरा पॉइंट परफेक्ट आने के पीछे ये होता है बच्चे कि वर्ब जो है वो एक्शन ना होकर के स्टेट को डिस्क्राइब कर रही हो। यानी कैसी वर्ब बने बेटा, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स को कहते हैं बेटे जो एक्शन मतलब एक फिजिकल एक्शन नहीं बल्कि स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रैवल करना उनमें से नहीं होता, याद रखें। तो आप बात को यहाँ पर लेकर जाएंगे बेटे परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे प्रेजेंट का बनाना पड़ता है, तो आंसर क्या आएगा, हैज या हैव, फिर बीन आएगा बेटा, और जो वर्ब अवेलेबल हो उसकी बेस फॉर्म के साथ क्या अप्लाई करें, आईएनजी। तो ट्रैवल वर्ब है, ट्रैवलिंग तो अपनी जगह सही है, बस इज लगाकर इन्होंने गलती कर दी बेटे, इज में गलती है, आप इज को हटाइए और यहाँ पे लिखेंगे हैज बीन, तब जाके आपका 10वां जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये थे बच्चे आज के अपने 10 क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अभी भी डाउट में रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट लिखिएगा, मैं आप सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा। ये था हमारा आज के 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बेटा सुबह, और चैनल को बेटे ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।